हाँ जी बेटा, गुड इवनिंग एंड वेलकम ऑल ऑफ यू। बेटा, हम टॉपिक कर रहे थे प्रोबेबिलिटी, और आज की क्लास में हमने बात करनी है एप्लीकेशन ऑफ बोथ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन रूल। एडिशन और मल्टीप्लिकेशन रूल को एक साथ कैसे अप्लाई करेंगे। एडिशन रूल बेटा हम सीख चुके हैं, विच वाज एप्लीकेबल इन केस ऑफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट एंड नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। और मल्टीप्लिकेशन रूल एप्लीकेबल होता है डिपेंडेंट इवेंट के केस में एंड इनडिपेंडेंट इवेंट के केस में। तो आपको एक ही बात ध्यान रखनी है आज की क्लास में, जहाँ पर भी हम और का यूज़ करेंगे। हाँ जी बेटा, एडिशन रूल कहाँ अप्लाई होगा, जहाँ पर हम किसका इस्तेमाल करेंगे, और मल्टीप्लिकेशन कहाँ अप्लाई होता है, जहाँ पर हम दोनों इवेंट्स की अपनी होनी। एंड यहाँ पर एंड का यूज हो। ठीक है जी। जब दो इवेंट्स की हैपनिंग के बीच में और वर्ड लगाओ, यानी कि या तो ए इवेंट हैपन होगा या बी होगा, तो वहाँ तो एडिशन रूल अप्लाई होगा। और जब दो इवेंट्स की हैपनिंग के बीच में एंड वर्ड हो, एंड वर्ड का मतलब है दोनों इवेंट्स का हैपनिंग की हम बात कर रहे हैं, ए इवेंट भी हैपन होना चाहिए एंड बी भी हैपन होना चाहिए, तो उस केस में बेटा हम अप्लाई करेंगे मल्टीप्लिकेशन रूल। तो कैसे करना है आपको, देखिए। हाँ जी बेटा, सम नंबर 71 मैं आपकी बुक से ले रहा हूँ। देखिए क्या कहता है। ए हस्बैंड एंड ए वाइफ appear in an interview for two vacancies for the same post. द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्शन ऑफ हस्बैंड, हस्बैंड के सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी है 4/5 और वाइफ के सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी है 3/4। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ओनली वन ऑफ देम इज सिलेक्टेड एंड एट लीस्ट वन इज सिलेक्टेड। देखिए कैसे करेंगे इस सम। सबसे पहले बेटा हम लिख लेते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्शन ऑफ हस्बैंड। हस्बैंड के सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी को बेटा हम रिप्रेजेंट करेंगे पी ए से, और ये आपको गिवन है 4/5। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट सेलेक्टिंग या प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन सिलेक्शन ऑफ हस्बैंड, ये भी बेटा हम कैलकुलेट कर लेते हैं। 1 - 4/5, ये बेटा हो जाएगा 1/5। ऐसे ही प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्शन ऑफ वाइफ, वाइफ के सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी बेटा आपको गिवन है 3/4। और प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन सिलेक्शन, वाइफ के सिलेक्ट ना होने की प्रोबेबिलिटी, ये बेटा आपको गिवन है। इसे हम कैलकुलेट कर लेंगे। 1 - 3/4 इज इक्वल टू 1/4। अब देखिए आपसे फर्स्ट पार्ट में क्या पूछा गया है। फर्स्ट पार्ट में आपसे पूछा है प्रोबेबिलिटी ओनली वन ऑफ देम इज सिलेक्टेड। ओनली वन ऑफ देम में बेटा केसेस क्या क्या बनेंगे बताइए, चैट बॉक्स में लिखिए। फर्स्ट केस, हस्बैंड का सिलेक्शन हो जाए एंड वाइफ का ना हो, और हस्बैंड का सिलेक्शन ना हो एंड वाइफ का हो जाए। ये बेटा दो ही केसेस बनेंगे। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी नॉट और ए नॉट बी। एंड बेटा लगाने की ज़रूरत नहीं है बीच में, वो अंडरस्टूड है। अगर आपने यहाँ पर ए और बी नॉट के बीच में कुछ भी नहीं लिखा तो अंडरस्टूड है, इन दोनों के बीच में एंड माना जाएगा, यानी कि दोनों के हम दोनों इवेंट्स की हैपनिंग की बात कर रहे हैं। हस्बैंड का सिलेक्शन हो जाए, वाइफ का ना हो, और हस्बैंड का सिलेक्शन ना हो, वाइफ का सिलेक्शन हो जाए। अब बेटा यहाँ पर देखिए बीच में और आपने लगाया है। दो इवेंट्स के बीच में जब और आ जाए तो आपको मैंने बताया था उस केस में एडिशन रूल अप्लाई करना है। लीजिए एडिशन रूल अप्लाई कर दिया। अब बेटा फर्स्ट केस की हम बात करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी नॉट। तो इसे कैसे कैलकुलेट करेंगे, आपको मल्टीप्लिकेशन रूल मैंने बताया हुआ है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट। इंडिपेंडेंट इवेंट है, हस्बैंड के सिलेक्शन का वाइफ के सिलेक्शन के साथ कोई संबंध नहीं है,
तो इंडिपेंडेंट इवेंट का फॉर्मूला जो है वो हम अप्लाई कर देंगे। सेम बेटा ऐसे यहाँ करना है। अब आप वैल्यूज पुट कर दीजिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्शन ऑफ हस्बैंड इज 4/5 और वाइफ के बेटा सिलेक्शन ना होने के 1/4 प्लस हस्बैंड के सिलेक्शन ना होने का 1/5 और वाइफ का सिलेक्शन होने की प्रोबेबिलिटी है 3/4। तो आई थिंक दिस विल बी 4/20 प्लस 3/20 इज इक्वल टू 7/20। दिस विल बी द फाइनल आंसर। अब बेटा सेकंड पार्ट की बात करते हैं। सेकंड पार्ट में क्या कहता है, एट लीस्ट वन इज सेलेक्टेड। देखिए, हाँ जी बेटा, सेकंड पार्ट में ले रहा हूँ। सेकंड पार्ट के लिए पहले बेटा स्पेस बना लेते हैं यहाँ पर थोड़ा सा। लीजिए यहाँ बेटा बना लेते हैं हम। हाँ जी बेटा, सेकंड पार्ट में क्या पूछा गया आपसे, प्रोबेबिलिटी एट लीस्ट वन इज सिलेक्टेड। एट लीस्ट वन का मतलब बेटा क्या होता है, कम से कम एक का सिलेक्शन हुआ हो। तो कम से कम एक का सिलेक्शन हुआ तो इसमें तीन केसेस बनेंगे। देखिए, फर्स्ट केस हस्बैंड का सिलेक्शन हो जाए, वाइफ का ना हो, और हस्बैंड का सिलेक्शन ना हो, वाइफ का हो जाए, और दोनों का सिलेक्शन हो जाए। तो यहाँ पे हम तीनों केसेस को पहले बेटा एडिशन रूल लगाएंगे। लीजिए, अब सबसे पहले फर्स्ट केस पे आते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्शन ऑफ 4/5 अपॉन इंटू बी नॉट। मल्टीप्लीकेशन रूल अप्लाई कर दीजिए। प्लस सेकंड केस है बेटा ए नॉट। ए नॉट की प्रोबेबिलिटी है 1/5, यानी कि हस्बैंड का सिलेक्शन ना हो और वाइफ का हो जाए 3/4, और दोनों का सिलेक्शन हो जाए 4/5 इंटू 3/4। तो इन तीनों को बेटा हम ऐड कर लेंगे। तो 4/20 प्लस 3/20 प्लस 12, 7 प्लस 12 बेटा ये हो जाएगा 19। 19/20, दिस विल बी द फाइनल आंसर। चलिए आगे मूव करते हैं। हाँ जी बेटा, नेक्स्ट सम ले रहा हूँ। नेक्स्ट सम 72, ये बेटा सब आपकी बुक में से हैं। देखिए क्या कहता है इस सम में। आउट ऑफ 3 ग्रुप्स ऑफ चिल्ड्रन, one child is selected at random from each group. The group consists of 3 girls and 1 boy, 2 girls and 2 boys, and 1 girl and 3 boys. Find the probability that selected 3 children consist of 1 girl and 2 boys, and second case all boys. देखिए कैसे करेंगे। हाँ जी बेटा, देखिए बिल्कुल इजी सम है ये भी। सबसे पहले आप ये देखिए आपको कितने ग्रुप्स गिवन है। फर्स्ट ग्रुप इज ए ग्रुप, सेकंड इज बी ग्रुप, एंड थर्ड इज सी ग्रुप। ए ग्रुप contains 3 girls plus 1 boy is equal to 4 students, and B group has 2 girls plus 2 boys, 4 students, and C group has 1 girl and 3 boys. तो बेटा तीनों ग्रुप्स में 4 स्टूडेंट्स हैं और आपको सेलेक्ट करना है। देखिए क्या कहता है, वन चाइल्ड इज टू बी सेलेक्टेड फ्रॉम ईच ग्रुप। तीनों ग्रुप से आपको एक एक चाइल्ड सेलेक्ट करना है। देखिए, हाँ जी बेटा, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। हाँ जी बेटा, वन चाइल्ड इज टू बी सिलेक्टेड फ्रॉम ईच ग्रुप। हाँ जी बेटा, तीनों ग्रुप से हमें एक एक चाइल्ड सेलेक्ट करना है। अब करना क्या है, देखिए फर्स्ट पार्ट में क्या पूछा है, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी।
फर्स्ट पार्ट की हम बात कर लेते हैं। रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 गर्ल एंड 2 बॉयज। हाँ जी बेटा, तीनों ग्रुप्स में से हमें एक एक बच्चा सेलेक्ट करना है और प्रोबेबिलिटी हमारे से पूछी गई है कि जो सेलेक्टेड 3 चिल्ड्रन होंगे उसमें एक तो गर्ल चाइल्ड होना चाहिए एंड 2 बॉयज चिल्ड्रन होने चाहिए। तो कैसे कैसे बेटा देखो केसेस बनेंगे हम। देखिए, ऐसा हो सकता है कि जो फर्स्ट ग्रुप से हमने चाइल्ड सेलेक्ट किया है, हाँ जी बेटा, वो तो गर्ल हो। लीजिए मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, गर्ल फ्रॉम ए ग्रुप। हाँ जी बेटा, फिर बॉय, बॉय फ्रॉम बी ग्रुप एंड बॉय फ्रॉम सी ग्रुप। और हाँ जी बेटा, सेकंड केस क्या हो सकता है, फर्स्ट ग्रुप से, फर्स्ट ग्रुप का मतलब ए ग्रुप, ए ग्रुप से तो बॉय सेलेक्ट हो जाए और सेकंड ग्रुप से कौन सेलेक्ट हो जाए, हमें 2 बॉयज़ और 1 गर्ल पूरी करनी है। सेकंड ग्रुप से भी बेटा बॉय सेलेक्ट हो जाए, बॉय फ्रॉम बी ग्रुप। और थर्ड ग्रुप से कौन सेलेक्ट हो जाए, गर्ल, गर्ल फ्रॉम सी ग्रुप। और बेटा ये हो सकता है फर्स्ट ग्रुप से बेटा कौन सेलेक्ट हो जाए, बॉय। सेकंड ग्रुप से गर्ल सेलेक्ट हो जाए और थर्ड ग्रुप से फिर बॉय सेलेक्ट हो जाए। लीजिए ये बेटा केसेस बनेंगे, ठीक है जी। तो ये देखो, इसमें भी 2 बॉयज़ और 1 गर्ल है, इसमें भी 2 बॉयज़ और 1 गर्ल, और इसमें भी बेटा 2 बॉयज़ एंड 1। तो ऐसे आप बना देंगे। तो पहले फर्स्ट केस की बात कर लेते हैं। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इसको फर्स्ट ग्रुप का नाम दे दो, इसको सेकंड ग्रुप का नाम दे दीजिए, इसको बेटा थर्ड ग्रुप का नाम दे दीजिए ए बी सी की बजाय। तो उससे इस तरीके से भी लिख सकते हो, गर्ल फ्रॉम फर्स्ट ग्रुप, बॉय फ्रॉम सेकंड ग्रुप एंड बॉय फ्रॉम थर्ड ग्रुप। और बॉय फ्रॉम फर्स्ट ग्रुप, बॉय फ्रॉम सेकंड ग्रुप एंड गर्ल फ्रॉम थर्ड ग्रुप। और बॉय फ्रॉम फर्स्ट ग्रुप, गर्ल फ्रॉम सेकंड ग्रुप एंड बॉय फ्रॉम थर्ड ग्रुप। ऐसे भी बेटा केसेस आप बना सकते हैं। चलिए अब पहले फर्स्ट केस की बात करते हैं। और के लिए तो बेटा यहाँ प्लस आएगा, यहाँ पर भी और है, यहाँ पे प्लस। और अब हमें मल्टीप्लिकेशन रूल अप्लाई करने हैं बीच में। तो पहले फर्स्ट केस की बात कर लेते हैं, गर्ल फ्रॉम फर्स्ट ग्रुप। फर्स्ट ग्रुप में गर्ल देखो बेटा कितनी है, 3, और टोटल है 4। तो गर्ल के आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 3/4। सेकंड ग्रुप से बेटा हमें बॉय चाहिए, बॉय 2 हैं और टोटल है 4, तो 2/4। और थर्ड ग्रुप से बेटा बॉय 3/4। अब आ जाइए सेकंड केस पे। फर्स्ट ग्रुप से बॉय 1/4, सेकंड ग्रुप से बॉय 2/4 और थर्ड ग्रुप से बेटा गर्ल चाहिए 1/4। और फिर फर्स्ट ग्रुप से बॉय, सेकंड ग्रुप से गर्ल और थर्ड से बॉय। लीजिए, तो ये बेटा कितना हो गया, 18/64। ये बेटा बनेगा 2/64 और ये बेटा 6/64। तो 26/64 बेटा आ जाएगा, यानी कि 13/32। ये बेटा हमारा फाइनल आंसर होगा। हाँ जी बेटा, अब इसी सम का हम सेकंड पार्ट लेते हैं, ऑल बॉयज़। देखिए इसे कैसे करेंगे हम। हाँ जी बेटा, ऑल बॉयज़ में बेटा एक ही केस बनेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट ग्रुप से भी बॉय सेलेक्ट हो जाए, सेकंड ग्रुप से भी बॉय सेलेक्ट हो जाए और थर्ड ग्रुप से भी बॉय सेलेक्ट हो जाए। तो फर्स्ट ग्रुप से बेटा बॉय सेलेक्ट होने की 1/4, सेकंड ग्रुप से बॉय के सिलेक्ट होने की 2/4
और थर्ड ग्रुप में बेटा देखते हैं 3/4, तो ये बेटा बनेगा 6/64। ये होगा। बताइए क्लियर है? हाँ जी बेटा, चलिए आगे मूव करते हैं। देखिए बेटा नेक्स्ट सम में क्या कहता है। हाँ जी बेटा, ए बैग कंटेन्स 4 रेड एंड 5 ग्रीन बॉल्स। एक बैग के अंदर 4 रेड बॉल्स हैं और 5 ग्रीन बॉल्स हैं, और एक दूसरा बैग है जिसके अंदर 5 रेड एंड 7 ग्रीन बॉल्स। देखिए, एंड 1 बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम ईच बैग। दोनों बैग से बेटा एक एक बॉल निकालनी है, और इस बात की प्रोबेबिलिटी बताइए कि एक बॉल रेड होगी और दूसरी ग्रीन होगी। बोथ आर रेड। थर्ड इज फर्स्ट बैग, फ्रॉम फर्स्ट बैग रेड बॉल एंड फ्रॉम सेकंड बैग रेड ग्रीन बॉल। देखिए, हाँ जी बेटा, देखिए पहले फर्स्ट बैग और सेकंड बैग। फर्स्ट बैग में 4 रेड बॉल्स हैं और 5 ग्रीन बॉल्स हैं, तो टोटल मिला के बेटा आपकी बॉल्स हैं 9। ऐसे ही बेटा सेकंड बैग में देखिए 5 रेड बॉल्स प्लस 7 ग्रीन, टोटल 12 बॉल्स। 1 बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम ईच बैग। दोनों बैग से आपको एक एक बॉल निकालनी है। फर्स्ट बैग से भी बेटा 1 बॉल विड्रॉ करनी है और सेकंड बैग से भी 1 बॉल विड्रॉ करनी है। और कंडीशन क्या लगाई हुई है फर्स्ट केस में? फर्स्ट केस में कहता है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट वन इज रेड एंड अदर इज ग्रीन। देखिए कैसे करेंगे। फर्स्ट केस, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 रेड एंड 1 ग्रीन। एक बॉल रेड होनी चाहिए और एक ग्रीन बॉल होनी चाहिए। अब बेटा यहाँ पे देखिए, इसने लिखा है 1 रेड एंड 1 ग्रीन, तो यहाँ पे दो केसेस बन सकते हैं। रेड बॉल कौन से बैग में से आ जाए? फर्स्ट बैग में से। तो मैं लिख रहा हूँ रेड फ्रॉम फर्स्ट बैग एंड ग्रीन फ्रॉम सेकंड, और ग्रीन फ्रॉम फर्स्ट एंड रेड फ्रॉम सेकंड। ये बेटा दो केसेस बनेंगे। चलिए पहले फर्स्ट केस को लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड फ्रॉम फर्स्ट एंड ग्रीन फ्रॉम सेकंड, यहाँ बेटा और के लिए प्लस का साइन यूज हो जाएगा। ग्रीन रेड। चलिए पहले फर्स्ट केस को सोल्व करते हैं। फर्स्ट बैग से रेड बॉल आ जाए, 4/9। रेड के फेवर में बेटा देखिए फर्स्ट बैग में कितनी बॉल है? 4, और टोटल 9 है। और सेकंड बैग से ग्रीन आ जाए, 7/12। ऐसे ही बेटा फर्स्ट बैग से ग्रीन आ जाए, 5/9। और सेकंड बैग से रेड आ जाए, 5/12। लीजिए ये हो गया। हाँ जी बेटा, 4 × 7, 28/108, 12 × 9। हाँ जी बेटा, ये हो जाएगा 25/108। तो दोनों को बेटा ऐड कर लेते हैं। 28 + 25, 53, 53/108। ये बेटा हमारा फाइनल आंसर होगा। बताइए क्लियर है? ये फर्स्ट पार्ट हो गया, वन इज रेड एंड अदर इज ग्रीन। अब बेटा सेकंड पार्ट पे आइए। सेकंड पार्ट पे क्या कहता है? बोथ आर रेड। हाँ जी बेटा, बोथ आर रेड। दोनों बॉल रेड होनी चाहिए। तो दोनों बॉल बेटा रेड कैसे हो सकती हैं? रेड फ्रॉम फर्स्ट बैग एंड रेड फ्रॉम सेकंड। तो फर्स्ट बैग में से रेड आने की 4/9, और सेकंड बैग से रेड आने की 5/12। लो जी, ये बेटा हो जाएगा 20/108। और थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट में बेटा क्या कह रहा है? फर्स्ट बैग इज रेड,
फर्स्ट बैग से तो रेड आ जाए, फ्रॉम फर्स्ट बैग रेड बॉल इज ड्रॉन एंड फ्रॉम सेकंड बैग ग्रीन। तो यहाँ बेटा एक ही केस बनेगा, रेड फ्रॉम फर्स्ट एंड ग्रीन फ्रॉम सेकंड। तो फर्स्ट बैग से बेटा रेड आने की बताइए, साथ साथ बेटा चैट बॉक्स में लिखना है आपने। फर्स्ट बैग से रेड आने की 4/9 और सेकंड से बेटा ग्रीन आने की 7/12। लो बेटा इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 28/108। ये बेटा हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। बताओ बेटा, कोई प्रॉब्लम हो तो यहाँ तक आप पूछ सकते हैं। चलिए बेटा आगे मूव करते हैं। हाँ जी बेटा देखिए क्या कहता है इसमें बेटा, इफ एक्स स्पीक्स ट्रूथ इन 4 आउट ऑफ 5 केसेस। एक्स जो है वो 5 में से 4 बार सच बोलता है और वाई जो है वो 5 में से 2 बार सच बोलता है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ विल स्पीक ट्रूथ, सेकंड बोथ विल स्पीक लाई। देखिए बेटा पहले मैं इसको सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ क्या क्या आपको गिवन है, फिर बेटा जो जो हमें फाइंड आउट करना है उसकी प्रोबेबिलिटी हम निकालेंगे। देखिए सबसे पहले आपको गिवन है प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पीकिंग द ट्रूथ बाय एक्स। हाँ जी बेटा प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पीकिंग द ट्रूथ बाय एक्स इज इक्वल टू 4/5। 4 आउट ऑफ 5 का मतलब 4/5 यानी कि 80% केसेस में सच बोलता है और 20% केसेस में एक्स झूठ बोलता है। और वाई की अगर हम बात करें तो वाई बेटा कितने परसेंट केसेस में सच बोलता है, वाई 2 आउट ऑफ 5, 5 में से 2 बार, यानी कि कितने परसेंट हो गया ये 40%। 40% केसेस में वाई जो है वो सच बोलता है। तो पहले बेटा ये निकाल लेते हैं एक्स कितने के, एक्स के झूठ बोलने की प्रोबेबिलिटी, द प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पीकिंग द ट्रुथ एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पीकिंग द लाई। ये बेटा वन में से माइनस कर देंगे 4/5 को, तो 1/5 हो जाएगा। ऐसे ही प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पीकिंग लाई बाय वाई, 1 में से 2/5 माइनस करेंगे 3/5। अब बेटा मैं ले रहा हूँ सबसे पहले, हाँ जी बेटा सबसे पहला केस क्या है, बोथ विल स्पीक द ट्रुथ। हाँ जी बेटा दोनों सच बोले, तो बोथ स्पीक द ट्रुथ में बेटा क्या होगा देखिए, एक्स भी सच बोले एंड वाई। तो इसको बेटा हम कैलकुलेट कर लेते हैं, 4/5 इंटू 2/5, ये बेटा हमारा हो जाएगा 8/25। अब बेटा सेकंड पार्ट पे आ जाइए। सेकंड पार्ट में क्या कहता है, बोथ विल स्पीक द लाई। हाँ जी बेटा दोनों जो हैं वो झूठ बोल रहे हैं, तो इसको कैसे लिखेंगे हम, एक्स नॉट एंड वाई, या ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स एंड के लिए बेटा मैंने ये सिंबल भी आपको बताया हुआ। ठीक है जी, बोथ विल स्पीक लाई, तो 1/5 मल्टीप्लाइड बाय 3/5, ये बेटा हो जाएगा 3/25। अब बेटा थर्ड केस लेते हैं। थर्ड केस में क्या कहता है, एक्स स्पीक ट्रूथ बट वाई स्पीक लाई। हाँ जी बेटा एक्स तो सच बोल रहा है बट वाई झूठ बोल रहा है। हाँ जी बेटा एक्स सच बोल रहा है और वाई जो है झूठ बोल रहा है। इसको ऐसे लिखेंगे या इस तरीके से भी लिख सकते हैं, एक्स वाई नॉट, या बीच में बेटा एंड लिखना चाहे बात एक ही है। तो करते हैं यहाँ पर 4/5 मल्टीप्लाइड बाय वाई नॉट 3/5, ये बेटा हमारा हो जाएगा 12/25। अब बेटा फोर्थ केस पे आ जाइए। फोर्थ केस में क्या कहता है, एक्स स्पीक ए लाई। एक्स तो बेटा झूठ बोल रहा हो बट वाई सच बोल रहा हो,
एक्स बेटा झूठ बोल रहा हो, देखिए एक्स के झूठ बोलने की है 1/5 और वाई के सच बोलने की 2/5। ये बेटा आ जाएगा 2/25। उसके बाद ये बेटा हमारे डी पार्ट तक हो गया। अब ई पार्ट पे आ जाइए। इसमें क्या कहता है, एटलीस्ट वन ऑफ देम विल स्पीक द ट्रूथ। देखिए एटलीस्ट वन ऑफ देम विल स्पीक द ट्रूथ, कम से कम एक सच बोल रहा हो। अब यहाँ पे बेटा कई केसेस बनेंगे। कम से कम एक सच बोल रहा हो मीन्स एक्स सच बोल रहा हो, वाई झूठ बोल रहा हो, और एक्स बेटा झूठ बोल रहा हो, वाई सच बोल दे, और दोनों के दोनों सच बोल दे, क्योंकि ये लिखा हुआ है कम से कम एक सच बोल रहा हो। ठीक है जी, तो कम से कम एक में क्या होगा, हाँ जी बेटा, एक भी सच बोल सकता है, एक से ज़्यादा, यानी कि दोनों। तो पहले इसको सॉल्व करते हैं फर्स्ट केस को। और के लिए बेटा हम प्लस लगा लेंगे। लीजिए, तो पहले मैं फर्स्ट केस ले रहा हूँ, 4/5 मल्टीप्लाइड बाई वाई नॉट 3/5। उसके बाद बेटा एक्स नॉट 1/5 मल्टीप्लाइड बाई 2/5। और फिर बेटा एक्स और वाई दोनों सच बोल रहे हो, 4/5 मल्टीप्लाइड बाई 2/5। तो ये बेटा हो जाएगा 12 + 2 14, 14 + 8 22/25। ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। कौन से पार्ट का, ई पार्ट। अब बेटा एफ पार्ट पे आ जाइए। एफ पार्ट में क्या कहता है, एटलीस्ट वन ऑफ देम विल स्पीक ए लाई। हाँ जी बेटा, कम से कम एक क्या कर रहा हो, झूठ बोल रहा हो। तो कैसे करेंगे, हाँ जी बेटा, कम से कम एक झूठ बोल रहा हो, तो एक्स झूठ बोल रहा हो, वाई सच बोल रहा हो, और हाँ जी बेटा एक्स सच बोल रहा हो, वाई झूठ बोल रहा हो, और दोनों झूठ बोल रहे हो। ये 3 केसेस बनेंगे। तो फर्स्ट पार्ट की प्रोबेबिलिटी बेटा पहले निकाल लेते हैं। ये आएगी आपकी 2/25। ये ऊपर कैलकुलेट की हुई है हमने, प्लस ये भी बेटा कैलकुलेट किया हुआ है। अब यहाँ पे हमें चाहिए एक्स भी झूठ बोल रहा है और वाई भी। हाँ जी बेटा, 1/5 इंटू 3/5, तो ये बन जाएगा आपका 3/25। तो 17/25 बेटा ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब आ जाइए जी, दे आर लाइकली टू कॉन्ट्राडिक्ट ईच अदर इन स्टेटिंग द सेम फैक्ट। हाँ जी बेटा, देखिए नेक्स्ट पार्ट में क्या कह रहा है, दे आर लाइकली टू कॉन्ट्राडिक्ट। कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब बेटा क्या होता है, कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब होता है जब दोनों एक दूसरे का अपोज कर रहे हो, एक दूसरे का अपोजिट बात कर रहे हो। तो यहाँ पर हाँ जी बेटा, प्रोबेबिलिटी देखिए कैसे निकालेंगे। एक बार इसे डिलीट कर देता हूँ। देखिए हाँ जी बेटा, यहाँ पर था प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स, एक्स के सच बोलने की 4/5 और झूठ बोलने की बेटा थी 1/5, और वाई के सच बोलने की प्रोबेबिलिटी थी 2/5, और वाई के बेटा झूठ बोलने की ये हमारी थी 3/5। अब आपसे क्या कहता है, अब हमारा पार्ट ये चल रहा था जी पार्ट। देखिए रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, इसमें कह रहा है दे आर लाइकली टू कॉन्ट्राडिक्ट। कॉन्ट्राडिक्शन कैसे होगा, कॉन्ट्राडिक्शन तब होता है जब एक पार्टी सच बोले, दूसरी पार्टी उसका अपोज यानी कि झूठ बोल रही हो। एंड और या फिर बेटा क्या होगा, एक्स जो है, तो ये 2 केसेस बने। तो बेटा पहले फर्स्ट केस की निकालते हैं, 4/5 इंटू वाई नॉट 3/5 प्लस एक्स नॉट 1/5 इंटू
2/5। हाँ जी बेटा, ये हो जाएगा 12 + 2 14/25। ये हमारा आंसर होगा। और ऐसे ही लास्ट पार्ट जो हमारा है, लास्ट पार्ट में क्या कहता है, दे आर लाइकली टू हैव द सेम ओपिनियन। अब बेटा मुझे एक बात बताओ, सेम ओपिनियन कैसे होगा? सेम ओपिनियन भी दो तरह से हो सकता है, या तो दोनों सच बोल रहे हो या दोनों झूठ बोल रहे हो। ठीक है जी, दोनों की राय सेम होनी चाहिए। दोनों की राय सेम कब होगी? जब या तो दोनों सच बोल रहे हो या दोनों झूठ बोल रहे हो। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स वाई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ, तो पहले बेटा फर्स्ट केस की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। 4/5 मल्टीप्लाइड बाई 2/5 और प्लस, हाँ जी बेटा, एक्स नॉट 1/5 और मल्टीप्लाइड बाई वाई नॉट 3/5। लो जी, ये हो गया 8/25 प्लस 3/25 11/25। ये बेटा हमारा आंसर हो। बताइए, क्लियर है? हाँ जी बेटा, बताइए। चलिए आगे मूव करते हैं हम। हाँ जी बेटा, देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 69 की स्टेटमेंट पढ़िए। 2 cards are drawn from a pack of cards with replacement. What is the probability that both cards are of the same suit? हाँ जी बेटा, 52 कार्ड में से हमें कितने कार्ड्स निकालने हैं? 2। टोटल कार्ड्स बेटा हमारे पास है 52। हाँ जी बेटा, नंबर ऑफ कार्ड्स टू बी ड्रॉन, कितने कार्ड बेटा निकालने हैं हमें? 2। और कैसे निकालने हैं? विद रिप्लेसमेंट। विद रिप्लेसमेंट का मतलब पहले फर्स्ट कार्ड निकालेंगे। फर्स्ट कार्ड निकालने के बाद उसको पहले नोटिस करेंगे कि वो कौन सा कार्ड आया है, फिर उसको वापस डाल देंगे। फिर से बेटा 52 कार्ड हो जाएंगे और फिर सेकंड ड्रॉ करेंगे। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ कार्ड्स आर ऑफ द सेम सूट? इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालिए कि दोनों कार्ड सेम सूट के हैं। सूट बेटा मैंने बताया हुआ है आपको। सूट्स कितने होते हैं बेटा? 4 तरह के सूट्स होते हैं। 4 तरह के कौन कौन से? एक तो बेटा क्लब सूट होता है, एक बेटा होता है आपका डायमंड सूट, एक बेटा हो गया हार्ट सूट, और एक बेटा होता है स्पेड। ठीक है जी, ये 4 तरह के हमारे सूट्स होते हैं कार्ड्स में। अब यहाँ पर आपसे क्या कहता है, देखिए, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी आपसे पूछा क्या है। कहता है 2 कार्ड निकालने हैं और दोनों सेम सूट के होने चाहिए। तो यहाँ बेटा मैं लिख देता हूँ प्रोबेबिलिटी बोथ कार्ड्स ऑफ सेम सूट। अब बेटा दोनों पत्ते सेम सूट के कैसे हो सकते हैं? इसमें भी अब केसेस बनेंगे। या तो दोनों के दोनों कैसे कार्ड हो, सेम सूट का मतलब दोनों के दोनों हर्ट के हो, या बेटा दोनों के दोनों डायमंड के हों, और दोनों के दोनों बेटा क्लब के हों और स्पेड के हों। ठीक है जी, बोथ क्लब और बोथ स्पेड, ऐसे 4 केसेस बन जाएंगे। इसको बेटा मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, दोनों हर्ट के हों और दोनों डायमंड के हों, या फिर क्लब के हों, या फिर स्पेड के। तो पहले मैं फर्स्ट केस लेता हूँ। प्रोबेबिलिटी ऑफ दोनों बेटा अगर हार्ट कार्ड हैं, और के लिए बेटा प्लस लगाएंगे, दोनों डायमंड कार्ड हैं तीसरा। तो पहले बेटा फर्स्ट केस को ले लेते हैं। अगर दोनों हर्ट कार्ड हैं, हर्ट के बेटा 13 पत्ते होते हैं, 13। तो हमें चाहिए पहला कार्ड हर्ट का 13/52, और
जो हर्ट का बेटा हमने फर्स्ट कार्ड निकाला उसको वापस हमने 52 कार्ड 51 में बेटा उसको वापस डाल दिया, तो फिर से 52 हो गई। और सेकंड का हर्ट का कार्ड आने की 13/52। ऐसे ही बेटा फर्स्ट डायमंड कार्ड में भी बेटा सेम 13 कार्ड्स, और फिर फर्स्ट कार्ड को हमने वापस डाल दिया, रिप्लेसमेंट कर दिया सेकंड डायमंड कार्ड आने की। सिमिलरली 13/52 इंटू 13/52 और प्लस 13/52 इंटू 13/50। लो बेटा ये कितना हो गया, 1/16, 1/16, 1/16 और 1/16। तो ये बेटा 4/16 हो, 1/4। ये बेटा हमारा आंसर हो। बताइए क्लियर है? हाँ जी बेटा, बताओ बेटा बताओ, यहाँ तक। चलिए आगे मूव करते हैं। हाँ जी बेटा, देखिए क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड्स एक 2 कार्ड्स आर ड्रॉन विदाउट रिप्लेसमेंट। यहाँ पर बेटा देखिए विदाउट रिप्लेसमेंट। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट फर्स्ट इज किंग एंड सेकंड इज क्वीन एंड वन इज किंग एंड द अदर इज क्वीन। देखिए पहले बेटा लिख लेते हैं टोटल कार्ड्स 52। हाँ जी, तो नंबर ऑफ कार्ड्स टू बी ड्रॉन, 2 कार्ड्स बेटा हमें निकालने हैं, और कैसे निकालने हैं, विदाउट रिप्लेसमेंट। अब देखिए क्या कहता है, फर्स्ट पार्ट में फर्स्ट इज किंग एंड सेकंड इज क्वीन, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। हाँ जी, तो फर्स्ट केस क्या है, फर्स्ट इज किंग एंड द सेकंड इज क्वीन। तो बेटा एक ही केस बनेगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग किंग मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग क्वीन। तो पहले किंग कार्ड आने की प्रोबेबिलिटी बेटा कितनी होगी बताइए। किंग कार्ड आने की प्रोबेबिलिटी होगी 4/52। अब यहाँ पे बेटा ध्यान रखिएगा, ये डिपेंडेंट इवेंट है, विदाउट रिप्लेसमेंट है। विदाउट रिप्लेसमेंट में डिपेंडेंट इवेंट होता है, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। हाँ जी बेटा, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग किंग इन द फर्स्ट रो एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग क्वीन। अब यहाँ सेकंड इवेंट की प्रोबेबिलिटी किससे अफेक्ट हो रही है, फर्स्ट। तो इस केस में मैंने आपको बताया था इस तरीके से आप लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग क्वीन आफ्टर गेटिंग किंग कार्ड। इस तरीके से बेटा आपने लिखना है, ठीक है जी। तो चलिए मैं इसको क्रॉस कर देता हूँ, इस तरीके से आप लिखेंगे क्योंकि डिपेंडेंट इवेंट है। अब यहाँ पे देखिए क्या कहता है, फर्स्ट केस में बेटा किंग कार्ड आने की प्रोबेबिलिटी बेटा कितनी होगी बताइए। हाँ जी बेटा, फर्स्ट केस में हमारा जो किंग कार्ड है, किंग कार्ड के फेवर में कितने पत्ते होते हैं, किंग के फेवर में बेटा हमारे होते हैं 4 कार्ड्स, 4/52। अब सेकंड ड्रॉ में हमें क्या निकालनी है, क्वीन। तो क्वीन आने की प्रोबेबिलिटी बेटा क्या होगी, जो फर्स्ट नंबर पे आपने पत्ता निकाला था उसको वापस कार्ड्स में नहीं डालना, विदाउट रिप्लेसमेंट है। तो टोटल बेटा कितने रह गए, टोटल 51। बट क्वीन कितनी है 51 में, क्वीन तो बेटा 4 ही है, 4/51। इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे, वो हमारा आंसर हो जाएगा। अब सेकंड पार्ट में क्या कहता है, 1 इज क्वीन। हाँ जी बेटा, 1 क्वीन एंड 1 किंग। यहाँ बेटा 2 केसेस बनेंगे, देखिए इसमें तो था फर्स्ट किंग एंड सेकंड क्वीन, इसमें ऑर्डर मेंशन किया हुआ था या सीक्वेंस मेंशन किया हुआ था, इसमें सीक्वेंस मेंशन नहीं है। यहाँ पे बेटा सीक्वेंस दिया हुआ था फर्स्ट किंग सेकंड क्वीन, यहाँ पे लिखा है 1 किंग एंड अदर क्वीन, यानी कि यहाँ सीक्वेंस मेंशन नहीं है। तो यहाँ केसेस बनेंगे, क्वीन फर्स्ट नंबर पे आ जाए, किंग सेकंड नंबर पे आ जाए, और
किंग फर्स्ट नंबर पे आ जाए और क्वीन सेकंड पे आ जाए। तो पहले फर्स्ट केस लेते हैं, क्वीन फर्स्ट पे आ जाए। फर्स्ट केस में क्वीन आने की 4/52 और फिर किंग आने की 4/51। हाँ जी बेटा, और प्लस फर्स्ट पे बेटा किंग आ जाए 4/52 और सेकंड पे क्वीन आ जाए 4/51। ये बेटा हमारा हो जाएगा। तो इसको बेटा कैलकुलेट कर लीजिएगा, जो भी आएगी कैलकुलेशन करके वो हमारा आंसर हो जाएगा। कर लेंगे इसे। हाँ जी, वेरी गुड, चलिए। हाँ जी बेटा, देखिए नेक्स्ट सम है, द प्रोबेबिलिटी दैट इंडिया विंस ए फुटबॉल मैच अगेंस्ट पाकिस्तान is 1/3. If they play 3 matches, find the probability that India will win all the 3 matches. हाँ जी सर, इंडिया ने पाकिस्तान के साथ मैच खेलना है और इंडिया के जीतने के चांस हैं 1/3। ठीक है जी, देखिए कैसे करेंगे। हाँ जी बेटा, देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग ऑफ इंडिया, इंडिया के जीतने की बेटा प्रोबेबिलिटी दी हुई है 1/3। ये बेटा तीनों मैचेस के लिए है। फर्स्ट मैच में भी इंडिया के जीतने के चांस 1/3 हैं। ठीक है जी, मैं मान लेता हूँ फर्स्ट मैच, इन फर्स्ट मैच अलग अलग भी दे सकता था वैसे, बट इन्होंने तीनों मैच में सेम प्रोबेबिलिटी दी हुई है 1/3। प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग ऑफ इंडिया इन सेकंड मैच, सेकंड मैच में भी बेटा सेम है। इसे मैं पी ए से डिनोट कर लेता हूँ, इसे पी बी से। और थर्ड मैच की प्रोबेबिलिटी, थर्ड मैच में भी इंडिया के जीतने के चांसेस 1/3। ठीक है जी, और टोटल 3 मैचेस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इंडिया विल विन ऑल द 3 मैचेस। फर्स्ट पार्ट में बेटा क्या पूछा है, इंडिया विल ऑल। ऑल का मतलब फर्स्ट मैच में इंडिया जीत जाए एंड बी एंड सी। तो इसको बेटा कैलकुलेट कर लेते हैं, 1/3 इंटू 1/3 इंटू 1/3, 1/27। मल्टीप्लीकेशन रूल अप्लाई हो जाएगा। सेकेंड पार्ट, सेकेंड पार्ट में क्या कहता है, लूज ऑल द 3 मैचेस। तीनों मैच हार जाए इंडिया, यानी कि फर्स्ट मैच भी हार जाए, सेकंड भी और थर्ड भी। तो 2/3 इंटू 2/3, हारने की बेटा 2/3 बनेगी 8/27। अब बेटा थर्ड पार्ट पे आ जाइए, एटलीस्ट विन एटलीस्ट 1 मैच, एक मैच कम से कम इंडिया जीत जाए। हाँ जी बेटा, विन एटलीस्ट 1 मैच। तो यहाँ तो बेटा बहुत सारे केसेस बनेंगे। तो यहाँ मैंने एक तरीका बताया हुआ है, नेगेटिव प्रोबेबिलिटी 1 - हाँ जी बेटा, ना तो इंडिया फर्स्ट मैच जीत पाए, ना ही सेकंड, ना ही थर्ड। इस तरीके से आप करेंगे। लास्ट क्लास में मैंने नेगेटिव प्रोबेबिलिटी का कंसेप्ट करवाया था, उसको यूज़ करेंगे आप। ए नॉट 2/3 इंटू 2/3 इंटू 2/3, तो 1 - 8/27। हाँ जी बेटा, 1 - 8/27, ये बेटा बनेगा 19/27। और फोर्थ पार्ट में एटलीस्ट 2 मैचेस, विन एटलीस्ट 2 मैचेस। इंडिया जो है वो कम से कम 2 मैच जीत जाए, ए जीत जाए, बी जीत जाए, सी हार जाए। और हाँ जी बेटा, फर्स्ट और सेकंड जीत जाए, थर्ड हार जाए, सेकंड हार जाए, या फर्स्ट हार जाए, सेकंड और थर्ड जीत जाए। लो बेटा, पहले फर्स्ट पार्ट की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। 1/3 इंटू 1/3 इंटू 2/3 प्लस, हाँ जी, 1/3 इंटू 2/3 इंटू 1/3, और प्लस ये बेटा हो जाएगा
2/27, 2/27 और 2/27, तो ये बेटा बनेगा 6/27। तीनों को ऐड कर लेंगे, ये हमारा आंसर हो जाएगा। बताइए बेटा। हाँ जी बेटा, क्लियर है। लो बेटा, इसके साथ ही बेटा आज की क्लास हमारी ओवर होती है। होमवर्क बेटा मैं आपको दे देता हूँ यहाँ पर। ये बेटा आपका होमवर्क है आज का, क्वेश्चन नंबर 68 टू 6, क्वेश्चन नंबर 80। ये बेटा आपके अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस हैं, और जो आपकी बुक में सॉल्व्ड क्वेश्चंस हैं यानी कि एग्जांपल्स हैं, और जो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन रूल से रिलेटेड हैं वो बेटा आपने साथ में और करने हैं। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को बेटा यहीं ओवर करते हैं। बाय बाय।